नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट आस इंस्टीट्यूट में। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ क्लास में हमने चर्चा किया रॉलेट एक्ट, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड और नमक यात्रा के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया। आज आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गांधी इरविन समझौता। तो आखिर ये गांधी इरविन समझौता क्या है, आज हम इस विषय में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये समझौता कहाँ तक उचित था या अनुचित था और इस समझौते का संबंध भारत के वीर पुत्र भगत सिंह से कैसे संबंधित था। इन विषयों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो गांधी इरविन समझौता, इसे हम दूसरे नामों में दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता यानी आप कह सकते हैं कि समझौते का दूसरा नाम दिल्ली समझौता और तारीख है 5 मार्च 1931। आखिर क्या हुआ इस तारीख को? 5 मार्च 1931 को हुआ क्या? दिल्ली समझौता क्या था? तो गांधी जी और उस समय के तत्कालीन वायसराय, जो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिन्हें गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में आइए हम पहले देखते हैं कि आखिरकार लॉर्ड इरविन ने किन किन चीज़ों को स्वीकार किया था। पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड इरविन के द्वारा स्वीकार किए गए, लॉर्ड इरविन के द्वारा स्वीकार किया गया मांग। तो देखते हैं कि लॉर्ड इरविन ने सबसे पहले किस बात को स्वीकार किया। लॉर्ड इरविन ने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर जो अहिंसक तरीके से राजनीतिक कैदी हैं या बंदी हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अर्थात अहिंसक एवं राजनीतिक कैदियों की रिहाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसक रूप से जिन्होंने वायलेंस का रास्ता, हिंसा का रास्ता अपनाया हो, उन कैदियों को छोड़ने की बात नहीं की गई। केवल उन कैदियों को या राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात की गई जो अहिंसक थे, जिन्होंने नमक यात्रा के दौरान केवल आंदोलन किया और राजनीतिक रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट या हत्या जैसे संगीन आरोप उन पर नहीं हो, ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो सबसे पहले लॉर्ड इरविन ने इस बात को स्वीकार किया। दूसरी मांग, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार, क्योंकि हम जानते हैं कि गांधी जी ने इसी के लिए नमक यात्रा, दांडी मार्च किया था। तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया कि आप भारतीय भी नमक बना सकते हैं। तीसरे बातों को देखते हैं कि तीसरे उन्होंने क्या बातें स्वीकार की कि अब भारतीय विदेशी जो सरकारी दुकान है शराब की या कपड़ों की दुकान है, उनके आगे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी भारतीयों को कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। लेकिन विदेशी शराब व कपड़ों के दुकान के आगे
दुकान के आगे धरना, जिसे आप हड़ताल या प्रदर्शन भी कह सकते हैं। तो ये तीसरी बात है, लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि अब भारतीय विदेशी शराब या कपड़ों के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और लॉर्ड इरविन ने यह भी स्वीकार किया कि जो नमक यात्रा आंदोलन में जो सत्याग्रही जिन्हें त्यागपत्र जिन्होंने दे दिया है, उन्हें फिर से बहाल कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि त्यागपत्र देने वालों को फिर से बहाल किया जाएगा। त्यागपत्र देने वालों को पुनः बहाली। पुनः बहाली। साथ ही साथ उन्होंने एक और मांग को स्वीकार कर लिया था कि आंदोलन के दौरान जिन सत्याग्रहियों के जमीन या संपत्ति को जब्त किया गया उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यानी जब्त की गई संपत्ति की वापसी होगी। जब्त की गई संपत्ति की वापसी, यानी उन्हें वापस दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कि इन बिंदुओं पर यह चर्चा और सहमति बनी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, और इन सभी मांगों को लॉर्ड इरविन मानने के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद अब हम दूसरे पक्ष ये देखते हैं कि गांधी जी ने किन मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी ने किन मांगों को स्वीकार किया, तो गांधी जी के दूसरे मांग को हम देखते हैं। ये तो पक्ष था लॉर्ड इरविन का। अब गांधी जी का पक्ष देखते हैं कि गांधी जी का क्या पक्ष था, गांधी जी ने क्या स्वीकार किया। गांधी जी का पक्ष, तो सबसे पहले गांधी जी ने भी लॉर्ड इरविन से यह स्वीकार किया, ये मान लिया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि नमक यात्रा के बाद शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। दूसरी बात है, गांधी जी ने यह कहा कि अब कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाता था। तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेगी। तो गांधी जी ने यह माना और यह स्वीकार किया। गांधी जी ने यह भी स्वीकार किया कि अब कांग्रेस विदेशी जो सरकारी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार नहीं करेंगे। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जो पुलिस की ज्यादतियों की जो हम जांच की मांग कर रहे थे, अब हम इनकी मांग भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार गांधी जी ने भी लॉर्ड इरविन के कई पक्ष को स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी बातें और अपनी मांग रखी और एक दूसरे के मांग को स्वीकार किया गया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, समझौते की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो है पहला पॉइंट कि केवल अहिंसक या राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात हुई। यहाँ पर हिंसा के आरोपी ऐसे कैदी या जो सत्याग्रही थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। और इस समझौते के शर्त के अनुसार करीब 90,000 अहिंसक जो सत्याग्रही थे उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि करीब 90,000 सत्याग्रहों, जो भी सत्याग्रही थे, तो 90,000 सत्याग्रही को रिहा किया गया था, जो कि
नमक यात्रा में शामिल हुए थे। तो इस समझौते का हमने ये देखा कि दोनों तरफ से जो पक्ष रखे गए, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने अपना पक्ष रखा और अंग्रेजी हुकूमत या ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से लॉर्ड इरविन ने अपना पक्ष रखा। दोनों ने अपनी मांगों को स्वीकार किया। इस प्रकार ये समझौता जो दिल्ली में किया गया 5 मार्च 1931 को, इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता या इंग्लिश में हम इसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। अब देखिए इस समझौते का हमारे लिए एक विशेष महत्व क्या है। इस समझौते का एक विशेष महत्व है भगत सिंह और उनके साथियों को दी जाने वाली सज़ा अर्थात फांसी और गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन का जो यह समझौता हुआ, कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बन गया। तो आखिर गांधी इरविन का यह समझौता कैसे विवाद बन गया, जो भगत सिंह और उसके साथियों को सज़ा दी जा रही थी। आइए उन पर कुछ बिंदुओं पर विचार करें और देखते हैं कि गांधी जी पर जो लगाया गया ये प्रश्न है, ये आरोप जो अक्सर आपने सुना होगा कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, और ये प्रश्न हर भारतीयों के मन में अक्सर ये उठता है। तो जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जानने का कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या गांधी जी उचित थे या अनुचित थे, या उनके साथियों को दी गई सज़ा ब्रिटिश हुकूमत के ही अनुसार सही था। कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो भगत सिंह एवं उनके साथी, तो उनके साथी सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को एक साथ सजा दी गई थी। आप सभी जानते हैं को फांसी की सजा, और फांसी की सजा की तारीख थी 23 मार्च 1931। अब प्रश्न ये उठता है कि भगत सिंह और उनके साथियों को जो सज़ा दी गई, कहीं ना कहीं गांधी जी पर यह प्रश्न उठता है और उन पर आरोप लगता है कि गांधी जी चाहते तो उनकी सज़ा को माफ़ करा सकते थे। तो आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी जिस समय दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन, सत्याग्रह के साथ आंदोलन चला रहे थे, उस समय उनकी उम्र 38 साल थी। और दूसरी तरफ भारत के वीर सपूत भगत सिंह, उस समय उनका जन्म 1907 में हुआ और वो यहाँ पर वो बड़े हो रहे थे। तो एक तरफ हम देखें कि दोनों के बीच उम्र का काफ़ी अंतर है, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ भगत सिंह। लेकिन अगर उनकी विचारों को देखें तो विचारों में कुछ समानता भी नज़र आती है। समानता यह है कि गांधी जी भी अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त कराना चाहते थे, और दूसरी तरफ भगत सिंह भी अंग्रेज़ों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। दूसरी समानता यह है कि गांधी जी गरीबों के हितों की अहमियत को समझते थे और गरीबों के हितों का पूरा ध्यान रखना चाहते थे, तो भगत सिंह भी गरीबों के हितों को समझते थे। यानी ये कुछ समानता है जो गांधी जी और हमें भगत सिंह के विचारों में मिलती है, लेकिन कुछ असमानता भी है। असमानता क्या है? यही असमानता उन दोनों के विचारों को अलग करती है, उनके व्यक्तित्व को अलग करती है। एक तरफ गांधी जी अहिंसा के पुजारी, दूसरी तरफ भगत सिंह एक आदर्श क्रांतिकारी होने के साथ साथ उन्होंने हिंसा के रास्ते को अपनाया। यानी गांधी जी अहिंसा के पुजारी, तो दूसरी तरफ भगत सिंह हिंसा के रास्ते पे थे। दूसरी तरफ दूसरे बिंदुओं पे चर्चा करें तो गांधी जी धार्मिक थे, वो वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पर यकीन करते थे। लेकिन भगत सिंह आस्तिक नहीं थे, वो नास्तिक थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन रास्ते चाहे अलग हों, परंतु दोनों की मंजिल एक थी कि भारत को आज़ादी मिले। तो देखते हैं कि गांधी जी
का जो इरविन ये समझौता हुआ लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, उसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहली बात कि जब गांधी जी और इरविन के बीच ये बातचीत की शुरुआत हुई थी वो 17 फरवरी से शुरू हुआ था। 17 फरवरी 1931 से गांधी इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। गांधी इरविन के बीच बातचीत शुरू। तो 17 फरवरी 1931 से गांधी इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई और इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जो ऐतिहासिक समझौता आप सभी जानते हैं। और इसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच ये बातचीत भगत सिंह को फांसी मिलने तक भी हुई थी। गांधी जी लॉर्ड इरविन से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर हो सके तो भगत सिंह और उसके साथियों की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए या उनकी सज़ा को कम कर दिया जाए। लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य हमें प्रमाण नहीं मिले हैं कि गांधी जी और भगत सिंह के बीच कोई बातचीत हुई हो या भगत सिंह के फांसी की सज़ा को माफ़ करवाने के लिए गांधी जी ने प्रयास नहीं किया हो। ऐसे कोई साक्ष्य अभी तक हमें प्रमाण रूप से नहीं मिले हैं, इसलिए दावे से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 23 मार्च 1931 जिस दिन की भगत सिंह और उनके साथियों को सज़ा दी जा रही थी, उसकी सुबह एक पत्र गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा था और उसमें दबाव देने वाली बातें थी। तो लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सज़ा दी जा चुकी थी। उसके बाद गांधी जी कराची में वे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए वो शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि कराची का अधिवेशन 26 मार्च 1931 को होना था। 26 मार्च 1931 कराची अधिवेशन। आप सभी जानते हैं कि कराची जो है पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है और उस समय ये भारत का ही अंग था। तो गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे और जब वो कराची पहुँचे तो गांधी जी का पहली बार बहुत बड़ा विरोध हुआ। गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए, गो बैक गांधी के नारे भी लगाए गए थे और युवाओं के मन में गांधी जी के प्रति जो द्वेष था, जो एक क्रोध की भावना जग गई थी। गांधी जी को घेर लिया गया ऐसा माना जाता है, लेकिन नेहरू, पटेल और कई ऐसे कांग्रेस नेता थे जिन्होंने इस स्थिति से गांधी जी को संभाला और कई घंटों के बातचीत के बाद वहाँ के युवाओं को और लोगों को समझाने में वो सफल हुए और गांधी जी किसी तरह से वहाँ से बच निकले। अर्थात गांधी जी के खिलाफ लोगों की एक अलग ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो हमें ये देखने को मिलता है कि गांधी जी के प्रति लोगों के मन में एक द्वेष का भाव इसलिए पनपा क्योंकि गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ उस समय समझौता कर रहे थे जिस समय भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा दी जा रही थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी और कई ऐसे क्रांतिकारी गांधी जी और इरविन के बीच के समझौते को गलत मानते हैं और उनका ये मानना है कि अगर इस समय भगत सिंह और उनके साथियों को सज़ा दी जा रही है तो आखिर ज़रूरत ही क्या थी गांधी इरविन के समझौते की। इसीलिए उस समय गांधी जी को पहली बार देश में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने इसके जवाब में अपनी पुस्तक स्वराज में लिखते हैं और उन्होंने लिखा कि मैं दिल से भगत सिंह की वीरता को नमन करता हूं, परंतु भगत सिंह ने जो कृत्य जो कार्य किए वो हिंसा था और हिंसा के कार्य को मैं किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि जो हिंसा के रास्ते पे चलकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं या स्वराज की प्राप्ति करना चाहते हैं वो कभी इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ऐसा गांधी जी का विचार था, उनका ऐसा मानना था। तो गांधी जी के विचारों से हमें यह पता चलता है कि गांधी जी कहीं न कहीं अहिंसा की बात कर रहे थे
और भगत सिंह के हिंसा के कार्यों की वो कहीं ना कहीं निंदा कर रहे थे। तो आखिर देखते हैं कि क्यों आखिर भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। भगत सिंह और उसके साथियों ने पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को गोली मार दी थी और उस समय तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और बम फेंकने के बाद वो वहाँ से भागे नहीं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, तो उसी समय वो खुद गिरफ्तार हो गए थे। और गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने जेल में हड़ताल किया, जो जेल में उन्होंने कैदियों के अधिकार को दिलाया, इसके बाद धीरे धीरे भगत सिंह इस देश के युवाओं के लिए लोकप्रिय बन गए और गांधी जी एक विलेन के रूप में देखे जाने लगे। तो यहाँ भगत सिंह को सज़ा बम फेंकने के कारण नहीं हुई थी, उसे स्कॉट सैंडर्स को गोली मारने की सज़ा दी गई थी। तो गांधी जी के पुस्तक और उनके लिखे गए चिट्ठियों से पता चलता है कि गांधी जी केवल हिंसा के विरोधी थे, वो अहिंसक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ भगत सिंह हिंसा के रास्ते पे चलकर एक आदर्श क्रांतिकारी होते हुए उन्होंने देश को आज़ाद कराने का एक अलग रास्ता चुना। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह ने अपने बलिदान की योजना स्वयं बनाई थी, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह जब वो उनकी सज़ा को माफ़ कराने की अर्जी देना चाह रहे थे, तो भगत सिंह ने खुद ही अपने पिता किशन सिंह को इसके लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सज़ा को आप माफ़ मत कराइए, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए किसी न किसी को तो बलिदान करना ही पड़ेगा। तो यहाँ इससे ये भी पता चलता है कि भगत सिंह खुद अपनी सज़ा को माफ़ कराना नहीं चाहते थे। या गांधी जी के विचारों को छोड़ के हम भगत सिंह के अगर विचार, उनके तरीके, उनके व्यवहार को देखें तो हमें कहीं पता नहीं चलता है कि वो अपनी सज़ा नहीं कम करा पाने के कारण उसके मन में कोई शंका, द्वेष या किसी प्रकार की भावना रह गई हो, ऐसा हमें प्रदर्शित नहीं होता है। क्योंकि तीनों साथियों ने जो हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए इस देश के लिए वो शहीद हो गए, तो उनके इन विचारों से, उनके व्यवहार से हमें नहीं लगता है कि गांधी जी का इसमें कहीं दोष है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग, आप लोग गलत सोच रहे होंगे कि मैं गांधी जी के पक्ष की बात कर रहा हूँ और भगत सिंह के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गांधी जी के विचारों की पक्ष की बात कर रहा हूँ कि गांधी जी का उम्र और भगत सिंह की उम्र में काफ़ी अंतर है और दोनों की विचारधाराओं में हमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हो, गांधी जी अपनी तरफ अपने विचारों से सही थे और भगत सिंह ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करके देश का गौरव मान बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं हमारे जैसे काफ़ी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चों के मन में गांधी जी या भगत सिंह के खिलाफ एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की विरोधाभास या ऐसी बातों को न बताएं ताकि इन दोनों के प्रति या किसी के प्रति बच्चों के मन में बुरे ख्याल हों और एक दूसरे का वो सम्मान या अपमान करें। क्योंकि ये दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं, दोनों ही हमारे लिए महान हैं और दोनों ही इस भारत के वीर सपूत हैं। इसलिए गांधी जी की महानता भी उनके विचारों से साबित होता है कि गांधी जैसे महात्मा भी कभी कभार पैदा होते हैं और भगत सिंह जैसे वीर सपूत भी इस देश में कभी कभी जन्म लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में अक्सर ये उठता है कि भगत सिंह या उनके साथियों को जो सज़ा दी गई, इसमें गांधी जी को दोष ठहराया गया। कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह, जो उस समय मौजूद थे सेंट्रल असेंबली में और उन्होंने भगत सिंह की पहचान की थी, उन्हें भी दोषी माना गया। लेकिन क्या भगत सिंह और उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, जिसने कि खुद भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ गवाही दी थी, क्या भगत सिंह के वो क्रांतिकारी साथी जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी, क्या वो दोषी नहीं थे? क्यों नहीं बात होती है भगत सिंह के उन साथियों की जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी? वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं है। तो हमें लगता है कि भगत सिंह के नाम के प्रतीक का प्रयोग करके
युवाओं के मन में एक अलग ही विचारधारा पनपी है और ये विचारधारा भगत सिंह के प्रति एक प्रेम की भावना को जन्म देती है और दूसरी तरफ गांधी जी को एक विलेन बना देता है। तो मुझे लगता है कि दोनों की विचारधाराओं का हमें सम्मान करना चाहिए और दोनों को हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।